हेलो बच्चों, आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जो हैं वो अपने व्यंग लेखन के लिए जाने जाते हैं। अब व्यंग क्या होता है? व्यंग्य मतलब जिसको आप इंग्लिश में सटायर बोलते हैं। इस पाठ को समझने के लिए हमें पहले जो व्यंग्य विधा है उसको अच्छे से समझना जरूरी है। बेटा, कई बार हमें बहुत सी चीज़ों को देख कर के बहुत गुस्सा आता है, या हमें वो चीज़ें जो हो रही होती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर हम किसी को समझाना चाहें, गुस्से में हमें उसे बोलें, तो हो सकता है कि उस सामने वाले को बात समझ ना आए और उसे भी गुस्सा आ जाए या उसे बुरा लग जाए। तो व्यंग जो विधा होती है उसमें हम अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, अपना जो गुस्सा होता है, या जो चीज़ें सही नहीं हो रही होती हैं, वो हमें दूसरों तक पहुंचानी होती है कि ये जो बात है, ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसमें सुधार होना चाहिए। तो हम इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम एक दूसरे तरीके से, हंसी मजाक के तरीके से उस बात को कहते हैं, ताकि सामने वाले तक हमारी बात भी पहुंच जाए और उसको समझ आ जाए, और जो हम सुधार चाहते हैं वो सुधार हो जाए, जो लोग हैं वो उस समस्या को लेकर के जागरूक हो जाएं। तो यहाँ पर जो ये बस की यात्रा है, जैसा कि नाम में बस आ रहा है, तो ये जो व्यंग लेखक ने लिखा है, परसाई जी ने लिखा है, इसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो हमारे देश की परिवहन व्यवस्था है, परिवहन क्या होता है जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, तो जो परिवहन व्यवस्था है उसके ऊपर व्यंग किया है कि जो वहाँ पर बसें चल रही हैं, जो आने जाने के जो साधन हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उन पर अगर सफ़र किया जाए तो वो आपकी जान को जोखिम में डाल सकता है। लेकिन मजबूरी होती है, हमें सफ़र भी करना पड़ता है। हम लोगों के पास कई बार ऐसे अपने अपने खुद के साधन नहीं होते हैं, तो हमें इन सरकारी जो साधन है उनका सहारा लेना पड़ता है। तो लोगों को इस ओर जागरूक करने के लिए, जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये जो है बस की यात्रा व्यंग्य लिखा है। अब इसमें क्या है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक और उनके 4 जो दोस्त थे, उन लोगों ने ये तय किया कि उन्हें इस बस से जाना है। कहाँ जाना है? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब वो जहाँ से जाना चाह रहे थे वो जगह थी पन्ना, और उनको पहुँचना था सतना, जहाँ से जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब उनको वहाँ से जबलपुर की ट्रेन मिल जाती है। जगह कहाँ पर है सारी? मध्य प्रदेश में, एमपी में। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने सोचा इस बस से हम सफ़र करेंगे और सुबह तक हम घर पहुंच जाएंगे। और सुबह घर पहुंचना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। मतलब उनकी कोई जॉब थी, उनको सरकारी जो वो नौकर थे, इसलिए उनको अपने ऑफिस में पहुंचना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। मतलब वो वापस जो जबलपुर जा रहे थे, तो उनके लिए ये रास्ता ठीक था, क्योंकि उनको लग रहा था ये कम समय में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लेकिन जो उनके जानकार लोग थे, उन लोगों ने उनको कहा कि आप लोग इस बस से सफ़र मत करो। तो उनके दिमाग में आया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। मतलब जो कमी है वो किस में है? बस में है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब लेखक कह रहे हैं कि जब उस बस को हमने देखा तो उनके मन में श्रद्धा जागे। और श्रद्धा किसको देखकर जागती? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको देख करके। खूब वयोवृद्ध थी। अब बस के लिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि वो खूब वयोवृद्ध थी, मतलब खूब बुजुर्ग थी, ओल्ड थी। तो जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, स्किन उनकी लटक जाती है, ऐसे ही उस बस की हालत देखकर लग रहा था कि ये काफ़ी बुजुर्ग है, काफ़ी बूढ़ी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए, सदियों मतलब साल, मतलब 100 वर्षों के जो हैं उसके पास अनुभव हैं या एक्सपीरियंस हैं, इतने उसमें। मतलब वो इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी, इतने उसमें डेंट थे, हर चीज़ उसकी टूटी हुई, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी एक्सपीरियंस्ड बस है वो। अब लेखक को यह देखकर लगने लगा कि लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वो बूढ़ी है, बुज़ुर्ग हैं, इसमें हम बैठ के सफ़र करेंगे तो ये इसमें इसको कष्ट होगा।
बस यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। मतलब ये बस सिर्फ पूजा के लायक थी और इसको काम में नहीं लिया जा सकता। अब लेखक कहते हैं कि उसी बस में जो है उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहे थे। मतलब जिस कंपनी की वो बस थी उसके एक पार्टनर भी उस बस में जा रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये इस बात सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक कहते हैं कि हम अब उस बस में सफ़र करने से आनाकानी करने लगे। आगा पीछा करना मतलब टाल मटोल करना। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। मतलब इसको एक्सपीरियंस है, इसलिए इसमें बैठकर जाने में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। अब वो पांचों मित्र जो हैं उस बस में बैठ गए और उन्हें जो छोड़ने आए थे, मतलब जो सी ऑफ करने आए थे, वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। मतलब ये उनकी जैसे आखिरी यात्रा हो और अब वो इसमें जीवित बचने वाले नहीं हैं। अब लेखक कह रहा है कि जो हमें सी ऑफ करने आए थे, जो हमें छोड़ने आए थे, उनकी आंखें मानो ऐसे कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो फकीर है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करने के लिए मतलब दुनिया से विदा होने के लिए, कहीं भी जाने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब कोई कारण चाहिए। हम कहते हैं ना, बस ये तो बहाना लगना था, उसने तो जाना ही था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन। अब जैसे ही बस स्टार्ट हुई, इंजन स्टार्ट हुई, तो सारी बस से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे ये बस पूरी ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब जो खिड़कियों पर कांच थे वो नहीं थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था क्योंकि वो टूटे फूटे थे और लेखकों को डर था कि ये कहीं उनको लग ना जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब वो इतनी ज़ोरों से आवाज़ कर रही थी कि हर सीट के नीचे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने जो बस की तुलना है वो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से की है। अब असहयोग आंदोलन क्या था? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, या जो असहयोग का मतलब होता है कि हम, गांधी जी का कहना था कि हम भारतीय जो हैं, जो अंग्रेज़ों की नीतियां हैं, जो उनका शासन है, वो जो भी नीतियां बनाते हैं, हम उनमें सहयोग नहीं करेंगे, हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि बड़ी पोलाइटली, विनय के साथ, विनम्रता के साथ जो है हम उनकी आज्ञाओं को जो है नहीं मानेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे। आपने मुझे कुछ काम कहा और मैंने सॉरी बोलकर पोलाइटली मैंने उसको करने से मना कर दिया। कोई क्रांति नहीं, कोई विद्रोह नहीं, बस चुपचाप हम उनकी जो है बातों को मानने से हम इनकार करते हैं। तो बस जो है, जो बस के जो हिस्से थे वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, उनमें कोई कॉपरेशन नहीं था। और जो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई क्योंकि वो हिल रही थी बुरी तरह से, सीटें भी ऐसे एकदम जमी हुई नहीं थी। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यानी बस आगे जा रही है और सीट पीछे रह गई है। और ये समझ में नहीं आ रहा था, लेखक कहते हैं कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अचानक क्या हुआ कि बस रुक गई और पता चला कि जो पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। अब ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसने उसको अपने साइड में रखा और जो नली डाल करके इंजन में भेजने लगा। लेखक कहते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार उस बस में बैठे हैं वो इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब बस की जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी, वो बहुत धीरे हो गई, 15-20 मील हो गई।
और लेखक कहता है कि मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, उसकी स्टीयरिंग टूट सकती थी। रास्ते में जो लेखक कह रहे हैं कि जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे, मतलब बहुत मन को अच्छे लगने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, लेकिन उस वक्त उस बस की हालत को देखते हुए मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि लेखक को लगता था कि जो भी पेड़ आएगा ये बस उससे टकराएगी और हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जब लेखक कहते हैं कि एक पेड़ निकल जाता राम राम करते, तो वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगते। झील दिखती तो उन्हें लगता कि ये उसमें अब गोता लगा लेगी बस और हमारी जान गई। एकाएक फिर बस रुकी, मतलब अचानक से वो बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो क्या कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है। यह इत्तेफाक की बात है, क्योंकि वो उस कंपनी के हिस्सेदार थे, उसके पार्टनर थे, तो वो तो बस की बुराई कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बस जो रुकी है ना, ये तो सिर्फ संयोग की बात है, वरना ये बहुत फर्स्ट क्लास बस है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब ऐसे हल्की सी चांदनी जो थी, चांद पूरा नहीं था, तो चांदनी की जो रोशनी थी वो बहुत कम थी, और वो वृक्षों की छाया के नीचे बस खड़ी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था बड़ी दयनीय थी वो। दयनीय मतलब दया के लायक लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बुजुर्ग लेडी हो और वो थक कर के बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। अब ग्लानि मतलब गिल्टी फील हो रही थी, पछतावा हो रहा था। लेखक को क्यों पछतावा हो रहा था? भी लेखक को लगा कि इसकी हालत इतनी ख़राब है और हम सब इस पर के लद करके हम लोग आ गए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, किसका प्राणांत हो गया? अगर इस बस का मतलब प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसान जगह में, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि क्या होती है? जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक संस्कार है अंत्येष्टि। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब हम उन्हें शमशान घाट ले जाकर जो दाह कर्म जो हम करते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? अंत्येष्टि। तब जो है, जो कंपनी के हिस्सेदार थे, उन्होंने उस इंजन को खोल करके थोड़ा उसमें सुधार किया और वो बस थोड़ी सी आगे चलने लगी। अब उसकी चाल जो है वो पहले से भी और कम हो गई थी। लेखक लिखते हैं कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो बस की जो लाइट थी वो जो है बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब ये एक तरह से क्या है, वो हंसी मजाक से उस बात को कहना चाह रहे हैं कि इसकी हालत जो है वो कितनी खराब थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया और वह बहुत बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, क्योंकि उसका टायर एकदम से पंचर हो गया, और अगर वो तेज़ चल रही होती, स्पीड में होती, तो वो नाले में गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा से क्यों देखा? क्योंकि उस हिस्सेदार को तो, क्योंकि उस बस की कंपनी का ही हिस्सेदार था, पार्टनर था, तो उसको तो बस की जो हालत थी वो पहले से ही पता थी। लेखक औरों को तो वो सफ़र करने से पहले पता नहीं था, लेकिन उस हिस्सेदार को तो पता होते हुए भी वो उसमें सफ़र कर रहा था, उसने अपनी जान को जो है जोखिम में डाला था। इसलिए जो है लेखक की जो श्रद्धा जो है उस कंपनी के हिस्सेदार की ओर जाग जाती है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान की जो ऐसी भावना है कि जो जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, तो वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब मिलना संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी भावना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह किए बिना, सब कुछ जानते हुए जिसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है, उसको तो किसी स्वतंत्रता आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का जो है नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। किसका इंतज़ार करते? उस हिस्सेदार का। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला।
दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस वो हालत देखी और बस जिस स्पीड से चल रही थी उससे लेखक को लगा कि अब वो उस जगह पर नहीं पहुंच जाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की हमने उम्मीद जो है छोड़ दी थी। लगता है कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। किस लोक को? परलोक को, दूसरे लोक को। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। जिस हिसाब से वो बस थी, जैसे वो चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था यहाँ इस दुनिया में उसकी कोई मंजिल नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। इसकी तो आखिरी मंजिल जो है दूसरी दुनिया में है, परलोक में है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब मतलब लेखक कहते हैं कि हम उसकी हालत देखकर उसके जो है एक तरह से हैबिचुअल हो गए, आदत हो गई कि बस अब बैठे रहो जहाँ भी किस्मत ले जाए। तो बच्चों, उन्होंने एक तरह से इसमें हंसी मजाक के द्वारा जो हमारे देश की परिवहन व्यवस्था है, वहाँ जो इस तरह से टूटे फूटे वाहन हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इस तरफ ध्यान लोगों का आकर्षित करने की कोशिश की है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, ताकि इसमें सुधार हो सके और जो लोगों की जान को जोखिम में डाला जाता है वो उससे बचा जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।